हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ से। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से और ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि तुम्हें नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक दिखने लगेगी। बहुत मज़ा आने वाला आज की वीडियो में, तो बने रहें बिल्कुल। क्योंकि देखो आज की वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि तुम्हें खुद देखना फील आएगा। देखो कि टॉपिक इतना कमाल का है ना कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कि अगर कोई कंडक्टर, जैसे हमने मान लिया कंडक्टर बॉक्स मान लिया है, हम्म, इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो क्या क्या बिहेवियर देखने को मिलेंगे। क्या है, क्या क्या बिहेवियर देखने को मिलेंगे। अगर पहले पढ़ा होगा सुना होगा इतना जानते होगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्या होती है, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो। क्या हो, हॉलो या सॉलिड हो। हमें मान के चल रहे हैं क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। तो हमने एक बात तुम्हें क्या बताई रखी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। लेकिन कैसे होती है, आखिरकार सरफेस चार्ज कैसे कहाँ मूव करता है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन की कहानी ऐसी है कि जो एटम होते हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं। उनकी जो आखिरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करने लगते हैं। उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, मजा आएगा। देखो जैसे मान लो हमने एक कंडक्टर लिया और कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मान लो इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो एक बात मैं बताऊं कि इन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। अब बताओ कैसे होती है, देखो ना। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों करेंगे मूव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जैसे अब इसकी कहानी इस तरीके से हुई कि यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करना स्टार्ट किए और मूव करके यहाँ आ गए हैं। क्या आ गए, यहाँ इस सरफेस पे आ गए हैं। क्योंकि अगर मान लो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, देखो मान के चलते हैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसको इस तरीके से समझो, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो ये जितने सारे थे इसके सरफेस पे आ गए हैं। वो मैं बात बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकले, क्योंकि उसे बोलते हैं एयर ब्रेक डाउन। वो ही पॉसिबल हो जाता है, उसका घबराओ नहीं। तो हमने क्या देखा है कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या आ गए हैं, इस जगह आ गए हैं। इस जगह आने का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का आना मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाना। जब मान लो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया है। क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया यहाँ। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। वैसे इस पे अगर मैं तुमसे पूछूंगा क्यू नेट की वैल्यू क्या है, क्यू नेट की वैल्यू जीरो है। क्यों, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो क्यू नेट की वैल्यू हो गई है जीरो। अब देखो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे ही चार्ज डेवलप हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। कहाँ, कंडक्टर के अंदर। कैसे मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। ऐसे। तो अगर अब देखो दिमाग में एक सेट करना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती हैं। क्या हुई, इस साइड हो गई हैं। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, इंड्यूस्ड हुई ना, आखिरकार इंड्यूस्ड हुई हैं। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत कमाल का टॉपिक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग जनरली किस चीज़ से डिनोट कर देते हैं, इस चीज़ को हम डिनोट कर देते हैं इससे। इनका नाम रख देते हैं किससे, ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड, इसे वेक्टर क्वांटिटी बना दिया है। अब ये कंडक्टर ई इंड्यूस्ड जो ये अप्लाइड हो रही थी, इसको इसका नाम है ई एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो रही हैं।
तो कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि जितनी एक्सटर्नल फील्ड होती हैं, देखो जैसे हम बनाते हैं, जैसे ये ब्लैक जा रही हैं ना, ये जो ब्लैक जा रही हैं, ये क्या है, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो ग्रीन है वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो, जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं उतनी ही क्या होती हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होती हैं, जिसकी वजह से नेट आता है जीरो। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हें साइड से खींचा जा रहा हो, ये एक्सटर्नल खींच रही हैं, इस साइड से तुम्हें इंड्यूस्ड खींच रही हूँ, तो ओवरऑल नेट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नेट ई नेट की वैल्यू हो जाती है जीरो। तुम्हें क्या समझना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो मुझे उम्मीद है इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि जितनी एक्सटर्नल फील्ड है, जितनी एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ है उतनी ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आ गया है जीरो। अब देखो पहली कंडीशन हो गई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के नॉर्मल होती हैं। अगर जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो वीडियो देखी है उसमें समझाया होगा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के हमेशा नॉर्मल होती है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि नॉर्मल होती हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी काफ़ी खास कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्यू नेट होता है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होता है, इज जीरो। मतलब कंडक्टर के अंदर क्यू नेट की वैल्यू हमें क्या आती है, समझ में, जीरो आती है। और जितना भी जो एक्सेस चार्ज होता है वो सरफेस पे आ जाता है। जैसे मान लो ये कोई स्फीयर था, मान लो ये न्यूट्रल था, कंडक्टर है, तुमने इसके अंदर जाके क्या किया, मतलब चार्ज छोड़ के आए हो। जैसे ही चार्ज छोड़ के आओगे, एक्सेस चार्ज दिया ना, एक्सेस चार्ज सब यहाँ आ जाएगा, सब यहाँ आ जाएगा, सब यहाँ ऊपर आ जाएगा, सरफेस पे सब ऊपर आ जाएगा। तो इसमें क्या देखते हैं कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस। तो इसका अपन ऐसे समझते हैं, हल्का फुल्का गॉस लॉ तो आता ही होगा ना, क्यू नेट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एंड एक्सेस चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस। एक दिन बाद मैं भी डॉक्टर ही बन जाऊंगा। अब देखो गॉस लॉ से क्या समझना है, गॉस ने क्या कहा था कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, वो होता है टोटल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। देखो अब एक चौथी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस या इनसाइड द सरफेस, विथ इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के अंदर और सरफेस पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको हम लोग इस तरीके से प्रूफ करते हैं। जैसे मान लेते हैं अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला, अब पोटेंशियल पड़ चुका है, तुमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। हमने तुमसे क्या बताया है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। अब किसी महाशय के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे, कि भैया इसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू जीरो क्यों नहीं है। तो एक बात बताऊं, मैंने ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है। नीचे प्लेलिस्ट में जाना, इसी चैप्टर में जो है कि उसके टॉपिक का वीडियो मतलब क्या था, ये है, देखो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे मैंने समझाया कि आखिरकार वोल्टेज अंदर जीरो क्यों नहीं होता है। वहाँ जाके देखें, बहुत समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ई की वैल्यू होती है जीरो,
मतलब इस तरीके की दिया। अब इतना तो पता है कि कंडक्टर के अंदर ई की वैल्यू 0 होती है, तो आ गया है dV/dr। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब dV = dr, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब b की वैल्यू कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट। एक बात बता दूं कि अगर dV/dr की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि b की वैल्यू 0 है। हमेशा दिमाग में सेट कर लेना। जो मैंने अभी वीडियो बताई उसमें मैंने पूरा बताया है। जीरो भी हो सकती है, कुछ अदर वैल्यू भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, उस जाके भी देखना तब समझ में आएगा। तो इस चीज़ से क्या प्रूफ होता है? dV/dr = 0, जिस बात से प्रूफ होता है कि b की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक भी तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। देखो अब हम लोगों ने क्या जाना है, अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बहुत, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखो इतने अगर पॉइंट ध्यान से सुने हो ना सुने हो, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में से कुछ डाउट्स और कुछ कन्फ्यूजन दूर होंगी और कुछ नया सुनने को मिलेगा। देखो हम लोग बात करने वाले हैं 5वें पॉइंट की। काफ़ी कमाल का टॉपिक है। इतने टॉपिक से सबसे ज़्यादा कमाल का टॉपिक मुझे यही लगा था। उसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस बात से कहा जा रहा है कि सरफेस अगर बॉडी इरेगुलर है, जैसे मानते हैं जैसे बॉडी ये रही है, मान लो तुम्हारे घर में चाकू है, क्योंकि नाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया जाता है। देखो, या फिर अपन क्या करते हैं, इस कैंची का ले लेते हैं। देखो ये मतलब यहाँ नुकीला, ये सब इरेगुलर है। तो अगर मान लो इस बॉडी पे अगर हम चार्ज देते हैं, मतलब हमने दिया इस पे चार्ज दिया, मतलब हमने इतने इस पे 10,000 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। कितने दे दिए? 10,000 इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि आखिरकार कि इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से अभी तक जितना पढ़ा तुमने सोचा होगा कि भैया इस हिसाब से तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। जैसे अभी तुम सरफेस में पढ़ते होगे कि सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर बॉडी में एज हो, नुकीलापन हो, इरेगुलर हो, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जहाँ ये एज होती है, जहाँ मतलब जितना जो नुकीला होगा, एज होगी, वहाँ चार्ज ज़्यादा होगा। तुम्हारे दिमाग में आखिरकार क्यों होगा? बहुत सारी रीज़न है कि अब देखो सबसे अगर छोटा सा रीज़न मैं बताऊँ सस्ता वाला, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट इसलिए हो जाता है ताकि यहाँ पुश करके ज़्यादा चार्ज लाया जाता है। देखो, या फिर मैं क्या, मतलब तुमने देखा कि यहाँ चार्ज ज़्यादा होगा देन इसके कंपैरिजन में। क्या होगा? इसके कंपैरिजन में। तो एक बात याद रखना कि जहाँ नुकीला ज़्यादा जो चीज़ होती है वहाँ चार्ज ज़्यादा होता है। या फिर इस बात देखो, एक ये रहा है और एक बॉडी ये रही है, जिसमें रेडियस छोटा होता है वहाँ चार्ज ज़्यादा होता है। मुझे पता है कि आखिरकार तुम्हें इसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत उछल उछल के आएंगे, दिमाग में आ रहे होंगे। बस इतना याद रख लो कि जो जितना नुकीला होगा उस पर उतना ज़्यादा चार्ज होगा। उसकी पूरी अलग थ्योरी, अलग कहानी अगर उसे बताने बैठे तो ये सारा सब मिस हो जाएगा। इतना जान लो कि जो एज होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। देखो यहाँ रेडियस छोटा होगा, आर की वैल्यू छोटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा। और दूसरा रीज़न ये भी कह सकते हैं कि जो एज होती हैं वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब होता है कि वहाँ चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट करता है। तो अब तुम्हें दिमाग में रखना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो हमने आखिरकार क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज। मतलब जो जितना नुकीला होगा वहाँ उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
इसी वजह से एयर ब्रेक डाउन भी हो जाता है कि आखिरकार चार्ज हमेशा लीकेज मतलब जो जहाँ शार्प एज होती है वहाँ से निकलता है। वो शील्डिंग वाला वो बताएंगे, उसको घबराना नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हुआ कि भैया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो अभी क्या जाना हमने कि E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा होगी। हमने कहा अच्छी बात है, समझ में आ गया है कि क्योंकि यहाँ चार्ज ज़्यादा है, रेडियस छोटा, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो नहीं घबराना, इतनी सी बात याद करना, काम चल जाएगा। वो तो मैं इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम्हें फिजिक्स फील होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज, ये बताओ B1 ज़्यादा होगा कि B2 ज़्यादा होगा। दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, जैसे ही देखो स्टूडेंट वही जो क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करें। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार कौन से पॉइंट पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो मैं कहूँगा कि दोनों पॉइंट पे वोल्टेज बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अभी हाल जस्ट हमने चौथा पॉइंट क्या पढ़ा है, चौथा पॉइंट जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विथ इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कैसा भी कंडक्टर हो, रेगुलर हो इरेगुलर, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर बॉडी कंडक्टर है तो उसके हर पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आता ऐसे समझो, जैसे मान लो एक स्फीयर है, इससे एक वायर से यहाँ एक क्यूब जुड़ा हुआ है, तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि तीनों चीज़ ये पूरा मिला के कंडक्टर बन रहा है। जबकि तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी और तीनों जगह चार्ज की वैल्यू भी अलग अलग होगी, लेकिन पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि नहीं। बहुत इतना जान लो कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग नहीं होती, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू हर जगह बराबर होती है। एक चीज़ और बता दूं कि जो चार्ज फ्लो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। जैसे पानी ज़्यादा हाइट से कम हाइट पे फ्लो होता है, वैसे ही चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। इस बात का भी ध्यान रखना। अगर हम क्या मान लेते कि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ वोल्टेज कम है, तो चार्ज यहाँ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो बस यहाँ इतना ही समझना है कि हर जो जितना देखो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इस तरीके समझ में नहीं आया तो इस तरीके समझो कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है, क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है शील्डिंग का। शील्डिंग का बहुत ज़्यादा यूजफुल है रियल लाइफ में। इसका शील्डिंग का पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो छठवां पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ द होल। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो स्पेस होता है, हॉलो होता है, होल जिसे कैविटी बोलते हैं, हॉलो या कैविटी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, ई की वैल्यू जीरो होती है। क्योंकि अभी हाल में तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे पॉसिबल हो गया है, आखिरकार ये पॉसिबल हो कैसे गया है? देखो पॉसिबल इस तरीके से हो गया है कि अगर तुम यहाँ गॉसियन सरफेस बनाओगे ना, गॉसियन सरफेस बनाओगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर यही आएगा ना, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। जब कोई चार्ज नहीं होता जिससे ये होता है कि वहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ई की वैल्यू जीरो होगी, इससे मतलब क्या होता है कि बी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट होगा। वोल्टेज कांस्टेंट मतलब होता है मतलब वोल्टेज की वैल्यू हर पॉइंट पे बराबर बराबर होगी। हर पॉइंट पे क्या होगी? बराबर बराबर होगी। वोल्टेज कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। कौन सा सरफेस होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो अब तुम कहोगे कि इसको क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या? शील्डिंग। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। घबराओ नहीं, डेफिनेशन लिखवाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का हम तुम्हें एप्लीकेशन ही बताएंगे
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अपने लिए किस तरीके से यूज़फुल हो सकती है। किस तरीके से यूज़फुल। सबसे पहले क्या लिखो, इसकी सस्ती सी गरीबों वाली डेफिनेशन लिखो। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन। देखो इस पे फोकस करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो भी हमने जस्ट फिनोमेना में वही बताया है कि किसी भी कंडक्टर मतलब हॉलो हो या सॉलिड हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो इसको क्या कहते हैं, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब ऐसी जगह को ऐसा फिनोमेना जिसमें हम ऐसी जगह बनानी है जहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ऐसे फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ये आखिरकार किस पे बेस्ड है, ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेनेसेस मतलब कैंसिल आउट इनसाइड द कैविटी ऑफ हॉलो कंडक्टर। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखने को मिलती है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट और शील्डिंग मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। अगर तुमने बाहुबली देखी तो उसमें शील्डिंग लगाते हैं क्या नहीं, ऐसे बचाने के लिए, वो शील्डिंग कहलाती है। बचा ऐसे किसी को शील्डिंग। और तुमने क्या बोलते हैं, अगर केमिस्ट्री किसी ने गलती से पढ़ी हो तो वहाँ भी शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है बहुत जगह। शील्डिंग मतलब किसी चीज़ को कवर करके बचा लेना, उसे कहते हैं हम शील्डिंग। तो इतना हम लोगों ने बात जान ली है। अब इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किस किस जगह होते हैं। देखो पहला एक एप्लीकेशन ये है कि जो थंडरिंग होती है ना, लाइटनिंग होती है, जो बिजली तड़कती है, लाइटनिंग होती है, वो भी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो बिजली गिरती है ना वो बेसिकली ये समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी ही है। ऊपर जो क्लाउड होते हैं ना, ये ऊपर क्लाउड, इनमें चार्ज स्टोर होता है। और यहाँ हाई वोल्टेज होता है, ज़मीन पे होता है लो वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज फ्लो करता है, जिसकी वजह से बिजली गिरती है। बिजली गिरती नहीं, वो क्या करती है, जब यहाँ चार्ज ज़्यादा होने लगता है तो यहाँ का चार्ज यहाँ को जाने की कोशिश करने लगता है, तो जो बीच में आता था वो तहस नहस होता जाता है। इतनी भयंकर मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर उसे स्टोर कर लिया जाए तो मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी कभी कमी नहीं आएगी, लेकिन उसे स्टोर नहीं कर पाते हम लोग, दिक्कत इस जगह है। तो जब भी कहा जाता है कि मतलब थंडरिंग हो, बिजली गिरे, तो अगर किसी बस अगर कार या बस में हो तो हमेशा बस में ही बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना। क्यों? क्योंकि जो कार होती है वो मेटलिक होती है और मेटलिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। मतलब मेटल के अंदर तुम्हें कोई भी शॉक नहीं लगेगा, कोई भी झटका नहीं लगेगा। क्यों झटका नहीं लगेगा? क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल जो पोटेंशियल होता है 0 होता है। देखो तुम्हें आखिरकार झटका क्यों लगता है। मान लो तुम हो, तुमने तार पकड़ा है, तार पकड़ा, ये हाई वोल्टेज है, ग्राउंड क्या है, लो वोल्टेज है। यहाँ ये हाई वोल्टेज है, ग्राउंड लो वोल्टेज है, और तुम्हारी बॉडी बन जाती है कंडक्टिंग। तो चार्ज क्या करता है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी के सारे एटम इलेक्ट्रिक सारी फील्ड हिल जाती हैं और इतनी स्पीड से मोशन करते हैं जिसकी वजह से हीट डेवलप हो जाती है। इसलिए मतलब लाइट से लोग जल जाते हैं। कहानी बहुत इसी टॉपिक बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बचपन में आता था दिमाग में, कि जो चिड़ियाँ आखिरकार बैठी रहती हैं, तो चिड़ियाँ बैठी रहती हैं तो तारों पे, उनको करंट क्यों नहीं लगता है। उनको करंट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो एक ही पोटेंशियल पे रहती हैं। अगर ये तार है ना, ये तार है, अगर इसको कोई आदमी एक ही तार को दोनों हाथ से पकड़े रहना, अगर पकड़े रहे हाथों से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि करंट तुम्हें तब तक नहीं लगता है जब तक पोटेंशियल डेवलप ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। अगर मान लो यहाँ 10 वोल्ट है और ग्राउंड पे भी 10 वोल्ट है, तुम्हें कभी करंट नहीं लगेगा। है ना मज़ेदार बात, कि तुम्हें कभी करंट नहीं लगेगा सेम पोटेंशियल है तो। जब जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है तब तब जाके करंट लगता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लगते हैं, जिसकी वजह से करंट लग जाता है, शॉक लग जाता है। मतलब जब भी बिजली गिरे, कुछ भी हो, तो हमेशा कोशिश करना कि कंडक्टर के मतलब मेटलिक कंडक्टर के अंदर छुप जाना। मैं नेशनल ज्योग्राफी या फिर डिस्कवरी पे एक शो आता था, वो मतलब हस्बैंड वाइफ थे, वो पता है ऐसे अपने ऊपर एक मतलब कपड़े पहने रहते थे जो चेन से बने रहते थे,
और वो 11,000 की लाइट को छूते थे, उन्हें करंट नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से हो जाता है कि वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, और अगर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है तो तुम्हें शॉक नहीं लगेगा। पहली बात हो गई है कि थंडरिंग से बचने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यूजफुल है। दूसरा ऐसा होता है कि आखिरकार देखो, कोई भी डिवाइस होती है, जैसे मान लो किसी चीज़ का मदरबोर्ड है, कोई भी बॉडी है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड करने लगती हैं। तो जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, उनको ऐसे मेटल से कवर किया जाता है ताकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए। तो काफ़ी यूज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। तो आखिरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझ लिया किस तरीके का है, कि आखिरकार किस पे बेस्ड है? इस पे बेस्ड है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। जीरो होने की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाता है? कांस्टेंट। जब कोई चीज़ कांस्टेंट है फिर तुम्हें शॉक नहीं लगने वाला है। तो जब मैं छोटा था तो मैं मुझसे पता कहा जाता था कि वो जो चिड़ियाँ होती हैं ना, उनके पैर रबड़ के होते हैं, इसलिए उन्हें करंट नहीं लगता है। जब बाद में बड़े पढ़े लिखे जब देखा तो पता चला कि वो सब पोटेंशियल का खेल है, और चिड़ियाँ कितने बेहतरीन तरीके से पोटेंशियल का खेल जानती हैं। कितने मस्त तरीके से जानती हैं। मतलब सेम पोटेंशियल पे है, कभी करंट नहीं लग सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस आया, करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना भयंकर करंट लगेगा, उतना भयंकर लगता है। क्योंकि पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो मतलब एक रेफरेंस में देखी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ आने लगे होंगे विचार के, आखिर का हाँ भैया इलेक्ट्रोस्टैट ऐसा शील्डिंग है, फलाना ढिकाना, ऐसा करंट लगता है, वैसा करंट लगता है, पता है, सबके दिमाग में आता है। इंटरेस्टिंग इतना ही है, मोहब्बत वाली चीज़ है, मोहब्बत हो ही जाएगी धीमे धीमे, अभी नहीं तो थोड़ी देर में हो जाएगी। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बताओ आखिरकार तुम्हें क्या मतलब अच्छा लगा, तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी जो होता है बॉडी होती है। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सबसे पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं कंडक्टर के, वो नॉर्मल होती है, मतलब परपेंडिकुलर एंगल पर, मतलब ये सरफेस है अगर तो ऐसा 90 बनेगा। अगर ये सरफेस ऐसा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 बनाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 बनाएंगे, मतलब सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरी बात हम लोगों ने क्या कहा है कि नेट चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, क्यू नेट के अंदर जीरो होती है। अगर तुम इस पर एक्सेस चार्ज तो सरफेस पे आ जाता है। अब चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? चौथा पॉइंट बहुत मज़ेदार हम लोगों ने पढ़ा था, तो मुझे तो याद भी नहीं आ रहा क्या पढ़ा था, कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विथ इन, मतलब ये था कि क्या था कि जो बॉडी होती है ना कंडक्टर, उसके इनसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। डिपेंड नहीं करता कि कोई बॉडी नुकीली है, कैसी है, किस प्रकार से, नहीं, मतलब है हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। पांचवा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? पांचवा पॉइंट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिपेंड करती है वो करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब नुकीला जो पार्ट होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ नुकीला कम होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, लेकिन हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।